हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है। कल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। प्रीकैप। पर सौदा घाटे का नहीं है ना आर्या। तुम्हारी जिंदगी भर की खुशियों के लिए मुझे 5 करोड़ तो क्या 500 करोड़ भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और कैलाश खुराना। दिल्ली जिंदल विला। रात का वक्त। पनाह अपने कमरे में बैठी थी। उसे याद आ रहा था कुछ और वो खुद में ही बुदबुदाई। माँ को हाँ तो बोल दिया है, पर इस हाँ का अंजाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। ये शर्त कहीं आगे जाकर हम सबकी जिंदगी में कोई नया तूफान ना ले आए। अभी पनाह ये सोच ही रही थी कि अनायास ही घड़ी पर नजर चली गई। रात के 10 बज चुके थे। घर पर तो उसने बता दिया था कि आर्यमन को आज लेट होगा, पर इतना लेट। उसने अपना फोन उठाया और आर्यमन को कॉल लगा दिया। 2 रिंग में ही सामने से फोन उठा लिया गया और पनाह तुरंत बोली, आर्यमन कहाँ हो आप? 10 बज गए हैं, शाम को लेट आऊंगा कहा था। अब तो रात को भी काफी देर हो गई है। कहाँ रह गए आप? ठीक तो है ना? कोई है आपके साथ? उद्धरण चिन्ह। और पनाह के इतने सारे सवाल सुनकर आर्यमन की आवाज आई, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ तो सारे जवाब दे दूं। पनाह ने जैसे ही आवाज सुनी पीछे पलटकर देखा, आर्यमन फोन कान से लगाए दरवाजे पर खड़ा था। पनाह ने जैसे ही उसे देखा तुरंत भागकर उसके पास आई, पर वो रुकती उससे पहले ही पैर फिसला और सीधा आर्यमन के सीने से जा टकराई। आर्यमन ने उसके दोनों आर्म को पकड़ते हुए कहा, अरे संभाल के, माना बहुत प्यार है तुम्हें मुझसे और मेरे बिना रहा नहीं जाता, पर इतनी भी क्या उतावली हो रही हो, रुक जाओ। उसकी बात सुन पनाह का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वो एकदम से आर्यमन को धक्का देकर उससे अलग होते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैर फिसल गया था मेरा, मैं कोई गले वले नहीं लगा रही थी। वो जैसे ही अंदर जाने को बढ़ी कि आर्यमन ने एकदम से वापस आम पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, पर मुझे तो तुम्हें गले लगाना है ना। पनाह ने उसे एकदम से धक्का देते हुए कहा, अरे। पर आर्यमन ने उसे इतनी कसके पकड़ रखा था कि वो तो दीवार से टकराया ही, साथ में पनाह भी। ये तो अच्छा हुआ कि वो खुद पनाह और दीवार के बीच था, वरना चोट भी लग सकती थी। पनाह ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए आंखें दिखाकर कहा, उतावली में हो रही हूं या कोई और है? आर्यमन के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ गई। वो पनाह के गले पर अपने होंठ रखते हुए बोला, मैं तो हमेशा से उतावला ही हूँ। आर्यमन ने जैसे ही पनाह के गले पर अपने होंठ रखे, पनाह ने एक गहरी सांस भरी और आर्यमन के कॉलर को और कसके पकड़ लिया। उसे पलकें भारी हो रही थी और आर्यमन ने जो उसे किस करना स्टार्ट किया तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके होंठ लगातार पनाह के गले और कॉलर बोन कर चले जा रहे थे और पनाह ने एकदम से अपना सिर पीछे करते हुए कहा, आर्यमन इतनी भी क्या जल्दी है, दरवाजे पर हैं हम। और आर्यमन। उसने पनाह को एकदम से घुमाया और अब पनाह की पीठ उसके सामने थी। उसने पनाह को अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ पर होंठ चलाते हुए कहा, हु कैस? पनाह की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये आज आर्यमन को हो क्या गया था? पहले तो कभी ऐसे खुलकर इतना प्यार नहीं जताया, फिर क्यों? पनाह यही सब सोच रही थी और एकदम से आंखें बड़ी हो गई जब उसने आर्यमन के हाथ अपनी ब्रेस्ट पर फील किया। वो हल्के हाथ से उन्हें प्रेश कर रहा था। पनाह की सांसों में अनायास ही उथल पुथल मच गई थी। वो मुश्किल से बोलने की कोशिश करते हुए बोली, आर्यमन रुकिए, और आर्यमन ने एक बार फिर उसे अपनी तरफ पलटा। पनाह ने धीरे से सिर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। पनाह उसे असमंजस में देखने लगी और आर्यमन ने एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बस रिएक्शन देखना चाहता था तुम्हारा। पनाह ने हैरानी से सिर उठाकर एक बार फिर उसे देखा और मासूमियत से बोली, कैसा रिएक्शन? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें शर्म बहुत आती है, तो सोचा आज तुम्हारी शर्म को टाटा करते हैं। पर शक्ल देखो अपनी, ऐसा लग रहा है अगर 2 मिनट और तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो रोने लग जाती। पनाह ने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ फेरा। हाँ, सच में आंखों में आंसू उतर आए थे। पनाह ने आर्यमन के सीने पर लगभग मारते हुए कहा, तो ऐसे कोई अचानक इतने करीब आ जाएगा तो डर नहीं लगेगा क्या? आर्यमन ने उसे घूरकर देखा और बोला, क्या मतलब कोई भी से? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, मेरे अलावा किसी की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बीवी को छू ले? पनाह ने उठते हुए देखा और उससे छूते हुए बोली, कहाँ थे आप? इतनी देर कैसे हो गई? खाना खाया आपने? वो बोल ही रही थी और आर्यमन एकदम से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ओफो, कितने सवाल करती हो तुम। एक सवाल करके जवाब का इंतजार कर लिया करो कभी कभी। एकदम बिल्ली के बच्चे जैसी हो, बस म्याऊं 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 करने लगती हो तो चुप ही नहीं होती। पनाह ने उठते हुए उसे देखा और बोली, मैं म्याऊं 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 नहीं करती, और फिर धीरे से बुदबुदाई, आप ही हो, जैसा नाम है वैसी ही बातें करते हैं कड़वी। पनाह ने मुंह फेर लिया तो आर्यमन एकदम से बोला, मैं करेला नहीं हूं और कड़वा तो बिल्कुल नहीं है, शक रखा है तुमने। आर्यमन ने ये जैसे शरारती अंदाज है बोला था।
पनाह की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से कमरे के अंदर की तरफ भागते हुए बोली, पर बातें तो वैसी ही है ना, कड़वे करेले जैसी। जब भी मुंह खुलता है कुछ ना कुछ कड़वा ही निकलता है। कभी प्यार से मिश्री जैसी बातें की है। पनाह भागते हुए कॉफी टेबल के दूसरी तरफ चली गई थी और आर्यमन आकर जमीन पर ही कॉफी टेबल के इस तरफ बैठते हुए बोला, तुम हो ना मिश्री जैसी बातें करने के लिए, मुझे क्या जरूरत है। पनाह ने उसे बैठे देखा तो वो भी आकर उसके सामने बैठते हुए बोली, क्यों, मैंने ठेका लेके रखा है मीठी बातें करने का, आप नहीं कर सकते। आर्यमन उसे देखते हुए ही टेबल पर सिर रखकर बोला, अब मुझे तुम्हारी तरह लफ्जों में मिठास बोलना नहीं आता, तुम्हारी उन शायरियों की तरह। मैं तो सीधी बात नो बकवास पसंद हूँ। पनाह ने एकदम से मुंह बना लिया और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, देख लो अपने पापा पर मत चले जाना, वरना इन्हीं की तरह कड़वे करेले बन जाओगे। आर्यमन भी वैसे ही पर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हाँ हाँ, और अपनी माँ की तरह डरपोक भी मत बनना, इतनी सी बिल्ली के बच्चे जितनी लगती है, कोई मानेगा ही नहीं कि ये तुम्हारी माँ है। तो बिल्कुल शेर बनना, पापा की तरह, बिल्ली तुम्हारी माँ ही ठीक है। पनाह ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा और अपने पीछे सोफे से पीलो उठाकर आर्यमन की तरफ फेंकते हुए बोली, मैं बिल्ली नहीं हूँ। और आर्यमन भी उस पीलो को कैच करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, तुम बिल्ली थोड़ी ना हो, तुम तो बिल्ली का बच्चा हो, पीदी सी। बेचारी पनाह, उसने बस मुंह बना लिया। यहाँ ये दोनों अपने में ही उलझे हुए थे और दूसरी तरफ रीमा जी के रूम में आदित्य सो चुके थे और रीमा अब भी जाग रही थी। वो एक बुक पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ही उनके दिमाग में कुछ आया। वो खुद में भी बुदबुदाई, क्या होगा आर्या, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रिश्ता बना नहीं है खरीदा गया है। क्या तुम अपनी माँ को कभी माफ कर पाओगे, तुम्हारी खुशियों का सौदा करने के लिए। और फिर उनके दिल में पनाह का ख्याल दौड़ गया। उनके चेहरे पर एक स्माइल तैर गई और वो वैसे ही बोली, पर सौदा घाटे का नहीं है ना आर्या, तुम्हारी जिंदगी भर की खुशियों के लिए मुझे 5 करोड़ तो क्या, 500 करोड़ भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और कैलाश खुराना। रीमा के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए थे। वो अपने दांत पिसते हुए बोली, ये आखिरी बार था जब तुमने मेरे बेटे की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की है, क्योंकि अब मैं तुम्हें ये मौका दूंगी ही नहीं। वो ना जाने क्या सोच रही थी, पर कुछ तो था जो शायद सबसे छुपा हुआ था। उन्होंने किताब रखी और सोने चली गई। अगली सुबह डॉक्टर आज घर आए हुए थे। आर्यमन को ब्लड जाना था। नाश्ता वास्ता करके सब फ्री हुए और डॉक्टर भी आ चुके थे, इसलिए सब हॉल में ही आ गए। आर्यमन को डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया और चेक करते हुए ही आर्यमन की कलाई पर नस को उन्होंने देखा। उन्हें थोड़ा अजीब लगा तो थोड़ी देर वो बस उसी की जांच करते रहे और फिर एकदम से रीमा जी की तरफ देखते हुए बोला, नस फिर से ब्लॉक हो गई है। जैसे ही सबने ये सुना चेहरे के भाव बदल गए। रीमा एकदम से खड़ी होकर आर्यमन के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर देखा। नस पर हल्की सूजन दी। उन्होंने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, पर ये कैसे हो सकता है। आर्यमन तो एकदम ठीक था ना, तो अचानक से ये क्यों हुआ। डॉक्टर ने एक नजर आर्यमन को देखा जो चुपचाप अपनी कलाई को देख रहा था। उन्होंने रीमा की तरफ वापस देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं बस आर्यमन की तकलीफ कम कर सकता हूँ, उसे बचा नहीं सकता। और उसकी बीमारी में ये बात नॉर्मल है, उसकी नस ब्लॉक तो होगी ही। आप शुक्र मानिए कि दिमाग के किसी हिस्से में ये नहीं हुआ अभी तक, वरना शायद इस बार हम कुछ नहीं कर पाते। डॉक्टर की बात सुनकर तो रीमा का चेहरा रोने जैसा ही हो गया था। और आदित्य भी उठकर आते हुए बोले, तो अभी क्या हो सकता है डॉक्टर, फिर से ऑपरेशन। डॉक्टर ने आदित्य की तरफ देखा और बोले, हर बार यही होता है ना, एक बार फिर सही। उन्होंने आर्यमन के दूसरे हाथ में ड्रिप लगाई थी जिससे ब्लड उसके शरीर में जाने लगा। और डॉक्टर ने ये करते हुए ही कहा, जितनी जल्दी हो सके आर्यमन को हॉस्पिटल ले आइए, मैं देखता हूँ केस कितना बिगड़ा है। रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर आर्यमन का बाकी का चेकअप करने गए। यहाँ सब डरे हुए फिक्र में थे। अर्नब भी वही था। आर्यमन का हाथ पकड़े वो उसके दूसरी तरफ बैठा था और उन सबसे दूर खड़ी पनाह जिसने डॉक्टर की सारी बातें सुनी थी, उसका तो जैसे डर के मारे शरीर ही कांपने लगा हो। आर्यमन जो खुद भी उसे ही देख रहा था। उसके दिमाग में पनाह की ही कही बात दौड़ रही थी, आपके मरने की दुआएं नहीं मांगती मैं, मुझे डर लगता है आपकी बीमारी से, अगर कल को इसने आपको मुझसे छीन लिया तो कहाँ जाऊंगी मैं, कैसे जीऊंगी, दूसरी शादी नहीं आर्यमन, मैं सच में आपके पीछे ही मर जाऊंगी, मेरी जान रहेगी ही नहीं। पनाह के चेहरे को देखते देखते नजरें अपने आप उसके पेट पर आकर रुक गई। उसका बच्चा। वो धीरे से बुदबुदाया, तुम्हें देख पाऊंगा या नहीं, या तुम्हारे आने से पहले ही। तो किस कीमत की बात कर रही है रीमा, क्या करने वाली है वो, और क्या होगा आर्यमन के साथ। दिल धड़कन प्री कैप, मुझे कुछ हो या ना हो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। मरने से पहले तुम्हारे बाप का भी इंतजाम करके जाऊंगा मैं, क्योंकि नहीं बर्दाश्त होंगे तुम्हारे आंसू, ना जीते जी, ना मरने के बाद। दिल्ली जिंदल विला, सुबह का वक्त।
डॉक्टर चले गए थे और बोलकर गए थे कि वो जाकर सारा इंतजाम करते हैं, आर्यमन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले आया जाए। उनके जाने के बाद रीमा ने मुश्किल से खुद को संभाला और आर्यमन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आर्यमन जाओ, तैयार हो जाओ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। और फिर पनाह की तरफ देखकर बोली, पनाह हेल्प कर दो आर्यमन की, जाओ। पनाह ने बस चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और आर्यमन को लेकर कमरे में चली आई। आर्यमन आते ही सोफे पर बैठा और पनाह क्लोजेट में चली गई। वो आर्यमन के कपड़े निकाल कर ले आई और उन्हें बेड पर रखते हुए बोली, आप रेडी हो जाइए, हमें जल्दी जाना है ना। उसने बोलते हुए आर्यमन की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा न जाने क्या सोच रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वैसे तो पनाह खुद भी उदास थी। मन कर रहा था आर्यमन को गले लगाकर खूब रोए, पर खुद को संभाल रखा था उसने। वो आर्यमन के पास आकर बोली, आर्यमन क्या हुआ। उसने इतना कहा ही था कि आर्यमन ने उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और उसके पेट से अपना सिर लगा लिया। उसे ऐसे देख पनाह के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उसने बस आर्यमन ने गले में हाथ डाल लिया और चुपचाप उसके सिर पर अपनी ठुड्डी रखकर खड़ी हो गई। दोनों खामोश थे क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं था। शायद सिचुएशन ऐसी थी कि लफ्ज जज्बातों को चाहकर भी बयां नहीं कर पाए। पनाह कुछ पलों तक ऐसे ही खड़ी रही और फिर आर्यमन के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उठाया और उसकी गोद में बैठ गई। आर्यमन ने उसे बस चुपचाप देखा तो पनाह ने उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलना शुरू किया, जब इस घर में आई थी आपकी बीमारी के बारे में पता नहीं था। हमारी पहली रात को मैं डरी नहीं थी, बस चौंक गई थी क्योंकि सोचा नहीं था कि जिससे शादी हुई है वो कैसा होगा। उसने वैसे ही आर्यमन के सिर को अपने सीने से लगा रखा था और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले जा रही थी। जब अर्नव भाई ने बताया कि आपको क्या तकलीफ है, बहुत बुरा लगा था उस दिन। तब फैसला किया था कि डरूंगी नहीं आपसे, आपका ख्याल रखूंगी। पर डरी तो मैं कभी नहीं। आपके चेहरे से मुझे कभी डर लगा ही नहीं। ये तो उस खूबसूरत चांद जैसा लगता है जो दाग के साथ भी खूबसूरत लगता है। और आंखें, इनमें तो देखते ही पता नहीं कब खोने ही लगती हूँ मैं। पनाह दो पल चुप हुई और बोली, मेरी हर शायरी, हर शेर आपके लिए था आर्यमन, और आपके लिए ही होगा। मैं इंतजार करूंगी और आप मेरे इंतजार का फल, मेरे शेरों का फल मुझे देंगे। वापस आएंगे ना। पनाह ने जैसे ही ये सवाल किया, आर्यमन ने सिर उठाकर उसे देखा। पनाह ने एकदम से अपनी आंखों में आंसू पोंछे और बोली, आपके हाथ का 2 बार ऑपरेशन हुआ है ना, और दोनों बार आप ठीक हो गए तो इस बार भी हो जाएंगे। पर हर बार आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। इस बार ये सोच कर जाइएगा कि कोई है जो इंतजार कर रही है आपका। आर्यमन अब भी चुपचाप था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और पनाह के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे बहुत से काम अधूरे हैं पनाह, मुझे वापस आना ही पड़ेगा। पर तुम अपना ख्याल रखोगी। मेरे बच्चे की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उसकी माँ ने ख्याल नहीं रखा अपना। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और एकदम से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो आर्यमन के सामने नहीं रोना चाहती थी और आर्यमन भी ये बात जानता था। उसने पनाह के बालों में हाथ डाला और उसके सिर को अपने सिर से जोड़ते हुए बोला, अरहान। पनाह ने कुछ भी नहीं कहा तो आर्यमन बोला, मेरे बेटे का नाम अरहान होगा पनाह। पनाह वैसे ही रही और बोली, अगर आप नहीं आए तो कोई बच्चा नहीं आएगा। पनाह। आर्यमन ने एकदम से सिर उठाकर उसे देखा और थोड़ा ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारा। पनाह उसे ऐसे देख बोली, कहा था ना, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। आर्यमन ने उसे घूरकर देखा और बोला, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। और इतनी क्या इमोशनल हो रही हो। ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, मरने नहीं। 2 बार हो चुका है तो इस बार और सही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक और निशान बन जाएगा शरीर पर, यही ना। पनाह उसे चुपचाप देखने लगी तो आर्यमन ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं और मैं उन्हें पूरा किए बिना कहीं नहीं जा सकता। इसलिए मुझे तो वापस आना ही पड़ेगा। पर तब तक तुम मेरे लिटिल वन का ख्याल रखोगी और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लोगी, सुना तुमने। अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो देख लेना। पनाह उदासी में भी हल्का सा हंस दी और आर्यमन को अब के गले लगा लिया। काफी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए रहे और फिर पनाह आर्यमन की गोद से उठते हुए बोली, चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाए, चलिए। आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया और उठ गया। कुछ ही देर में वो रेडी हुआ और पनाह को लेकर नीचे चला आया। रीमा और आदित्य ने आर्यमन का हाथ पकड़ा और अर्नव से कहा, अर्नव, पनाह का ध्यान रखना, हम सब ठीक हो जाएगा। जाते जाते अर्नव ने आर्यमन को गले लगाया और उसे जल्दी आने को कहा। रीमा ने जाते जाते पनाह को साफ हिदायत दी कि वो जरा भी स्ट्रेस ना ले। सब ठीक है, आर्यमन के साथ ये पहले भी हो चुका है और वो ठीक है। वो उसे लेकर वहां से चले गए और पनाह बस आर्यमन को जाते देखती रही। दिल धड़कन से जा मिला जब तूने दिल पे हाथ रखा, एक गीत उसने गाया है। हाँ, मैंने वही सुनाया है। तू पनाह बस आर्यमन को जाते देखती रही और आर्यमन ने मुड़कर देखा तक नहीं। वो जाकर गाड़ी में बैठा
और अपना फ़ोन निकालकर पनाह की फ़ोटो को देखने लगा। इसे ना पता इश्क कहते किसे? इसे ना पता इश्क होता है क्या? जब से देखा तुझे ये कहने लगा, हाँ अब मुझे दिल मेरे तू है समझा। दिल धड़कन से जा मिला। वो खुद में ही बुदबुदाया, मुझे कुछ हो या ना हो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, मरने से पहले तुम्हारे बाप का भी इंतजाम करके जाऊंगा मैं। क्योंकि नहीं बर्दाश्त होंगे तुम्हारे आंसू, न जीते जी, ना मरने के बाद। ये लड़ता रहता है मुझसे, बस जिक्र तेरा ही है इसमें। इसे परवाह नहीं है जमाने की, ये तेरी ही ओर है, अब चल दिया। दिल धड़कन से जा मिला। आर्यमन बस पनाह की फोटो को ही देख रहा था और एक तरह से उसी से बातें कर रहा था। वो धीरे से फोन की स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए बोला, पता नहीं क्यों और कब इतनी जरूरी हो गई कि अब हर एक से लड़कर तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे साथ जीने का दिल करता है। और यहाँ दूसरी तरफ पनाह अब भी दरवाजे पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। गाड़ी तो कब की चली गई थी, पर नजरें बस आर्यमन को ढूंढ रही थी। वो जानती थी कि अभी आर्यमन वापस नहीं आने वाला, पर फिर भी दिल को कौन समझाए। मेरा वजूद छीनकर खुश है बड़ाए दिल, बता इश्क में तूने पाया है क्या? उसे लम्हा नहीं है तेरे लिए, तू राह में है बर्बाद खड़ा। दिल धड़कन से जा मिला। पनाह को आर्यमन की बातें, उसके साथ बीताए पल, सब याद आ रहे थे। वो मन ही मन बुदबुदाई, ना कभी प्यार का इजाहर किया, ना इकरार किया, फिर क्यों मेरे प्यार को चुपचाप मान लिया? इश्क था तो जताया क्यों नहीं, और नहीं था तो इतने हक क्यों दिए? जब दे दिए तो ऐसे बिना देखे चल क्यों दिए? पनाह की आंखों में आंसू थे। हाँ, उसने ही तो आर्यमन से अपने प्यार का इजहार किया था। आर्यमन ने तो कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो पनाह से प्यार करते भी हैं। अपनी इस प्रेम लड़ाई में वो जीता, मैं हार गया, मैंने तो खुदा को इश्क कहा, वो तुझको ही खुदा है बोल गया। दिल धड़कन से जा मिला। एक बार किया भी तो ये कहकर टाल दिया कि बस ऐसे ही बोल दिया था, उसे पनाह से प्यार नहीं है। पर पनाह जानती थी आर्यमन के दिल का हाल, वो कहीं ना कहीं मोहब्बत तो थी उसे, तभी तो खुद टूटते टूटते भी पनाह को जोड़ गया। यहाँ एसएम हॉस्पिटल में आर्यमन को लाते ही सबसे पहले वीआईपी वार्ड में एडमिट किया गया। डॉक्टर मेहरा का ही था ये हॉस्पिटल, इसलिए उन्होंने पहले से सब कर रहा था। आर्यमन की रिपोर्ट्स के लिए उसके कई सारे टेस्ट हो रहे थे। डॉक्टर को इस बार बात थोड़ी ज्यादा सीरियस लग रही थी, क्योंकि एक ही जगह पर तीसरी बार ऑपरेशन करना रिस्की हो सकता था। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम आर्यमन के साथ उसके वार्ड में थी, और रीमा और आदित्य जी बाहर बैठे थे। रीमा परेशान थी, उन्होंने अपना सिर पकड़ रखा था। आर्यमन के सामने तो वो बहुत मजबूत बनकर खड़ी थी, पर अब रोना आ रहा था, और उन्हें ऐसे देख आदित्य ने जाकर उन्हें गले लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा रीमा जी, आप फिक्र मत कीजिए। आर्यमन ने पहले भी ये सब झेल लिया है, वो बेहद हिम्मत वाला है, उसे कुछ नहीं होगा। रीमा ने अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों से आदित्य की तरफ देखा और बोली, डर लग रहा है आदि, कहीं हमारा बेटा फिर उसी अंधेरी दुनिया में ना चला जाए जहां से पनाह उसे खींचकर बाहर लाई है। कहीं वो फिर से खुद को खुद में कैद न कर ले, वो पहले की तरह ना हो जाए फिर से। वो पैनिक हो रही थी, और आदित्य ने उन्हें संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा रीमा जी, पनाह है उसके साथ, जो उसकी ताकत है। और अब तो आर्यमन के पास एक और वजह है जो उसे बेहद हिम्मत देगी, और वो है उसका बच्चा, है ना? रीमा ने रोते हुए देखा। वो कुछ बोलने को हुई कि आदित्य ने कहा, रीमा जी, आज जब आर्यमन हॉस्पिटल आने के लिए कमरे से बाहर निकला था, तब उसका चेहरा देखा था आपने? रीमा ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो आदित्य ने कहा, हर बार आर्यमन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपना इलाज करवाता है, जैसे जीने मरने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। पर आज उसकी आंखों में जीने की उम्मीद और जज्बा दोनों देखा है मैंने, और मुझे पूरा यकीन है कि आर्यमन को कुछ नहीं होगा। इसलिए अब आप रोना बंद कीजिए, ठीक है? उन्होंने मुश्किल से खुद को शांत करवाया। वो काफी देर वहां इंतजार करते रहे, और जब रिपोर्ट्स रेडी हुई तब डॉक्टर मेहरा ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया। दोनों एक साथ उनके कैबिन में चले आए। डॉक्टर ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर आर्यमन की रिपोर्ट्स दोनों के आगे करते हुए बोले, जब आर्यमन का आखिरी चेकअप किया था वो बिल्कुल ठीक था, तो 2 ही दिनों में ऐसा क्या हो गया जो उसकी हालत इतनी खराब हो गई? वो खुद जरा गुस्से में लग रहे थे। उन्हें ऐसे देख आदित्य ने मिले जुले भाव के बाद कहा, क्या हुआ डॉक्टर, कोई सीरियस बात है क्या? डॉक्टर ने उन दोनों को घूरते हुए देखा और बोले, आर्यमन को ब्लड की जरूरत है, शरीर में ना के बराबर खून है, कमजोरी की वजह से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, और अब ये नस ब्लॉक हो चुकी है। अब आप बताइए कैसे किया जाए उसका ऑपरेशन? डॉक्टर की बात सुनकर रीमा की आंखों से एक बार फिर आंसू निकल आए। वो खड़ी हुई और जाकर डॉक्टर के पैरों में पड़ते हुए लगभग गिड़गिड़ा कर बोली, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैंने हमेशा उसे देखकर जिंदगी गुजारी है, प्लीज कुछ कीजिए, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती डॉक्टर, प्लीज। उन्हें ऐसे देख डॉक्टर एकदम से पीछे हट गए और उन्हें खड़ा करते हुए बोले, आप समझ नहीं रही हैं रीमा जी, मैं जानता हूँ आप एक माँ हैं, और आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं ये मैं समझ सकता हूँ, पर ऐसी हालत में हम आर्यमन का ऑपरेशन नहीं कर सकते।
पहले तो उसे ब्लड देना होगा उतना जितना उसके शरीर को जरूरी है। उसके बाद ऑपरेशन में जो ब्लड जरूरी है वो अलग से, और इन सब के ऊपर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर ऑपरेशन के दौरान उसने सांस छोड़ दी तो क्या होगा? क्या डॉक्टर बचा पाएंगे आर्यमन को, या बस इतना ही साथ था आर्यमन और पनाह का? नोट, आपने इस बीमारी के बारे में पढ़ा होगा, पर मैंने 7 साल स्टडी की है। मेरा पहला साइंस प्रोजेक्ट था ये, जिसे मैंने अब तक नहीं छोड़ा है। ऐसे पकड़ के रखा है कि इसको कहानी में भी ले आई मैं। मुझे पता है मैं क्या लिख रही हूँ। और बेफिक्र रहिए, मैं कुछ भी गलत मैसेज नहीं दूंगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो इस बीमारी को लेकर धीरे धीरे क्लियर होंगी। पनाह हमारी हुई। प्री कैप। अब पनाह पर आपका कोई हक नहीं है। अब से पनाह हमारी हुई। अगर अब आपने उसे आर्यमन से दूर करने की कोशिश की या उस पर अपना हक जताया तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं आप पर केस भी कर सकती हूँ, समझे आप? दिल्ली, जिंदल विला। पनाह कमरे को ठीक कर रही थी और हर चीज में आर्यमन की याद आ रही थी। आए भी क्यों ना, हर चीज से आर्यमन की याद जो जुड़ी थी। पहना ऐसे ही साफ सफाई कर रही थी और अचानक बैग के नीचे नजर गई। वहां कुछ पड़ा था, कुछ बुक जैसा। पनाह ने नीचे झुककर धीरे से वो बुक निकाली और बैग पर बैठ गई। वो उस बुक को देखते हुए हैरानी से बोली, ये तो मेरी डायरी है, पता नहीं कब से खो गई थी। ये यहाँ कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। पनाह ने उस डायरी को खोला और अपनी ही शायरियां पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते वो पेज आया जिसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा था। पर पनाह हैरान रह गई। वो हैरानी से आगे के पेज बदल बदल पर देखने लगी और हैरानी से बोली, मैंने तो इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं तो ये। वो बोलते बोलते रुक गई और जो लिखा था वो पढ़ने लगी। कई सारी शायरियाँ, इजहार की, इकरार की, छुपी हुई मोहब्बत की, खुली किताब की। पनाह हैरान थी। वो धीरे से बुदबुदाई, ये सब आर्यमन ने लिखा है। और नजर आखिरी शेर पर चली गई जिसमें लिखा था, जो खुद से प्यार तुम ही करने देते, मरते मरते एक सांस तुम्हारी भरते, तुम्हें हर नजर से बचाकर रखते, तुम्हें प्यार करने देकर तुम्हें इतना प्यार करते। पन्हा की आंखों से एक आंसू की बूंद उस पन्ने पर गिरी। उसने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? आर्यमन ने अपने हर लफ्ज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और वो हमेशा टालती रही। उसने अपने ही मुंह पर हाथ रख लिया और रोने लगी। एसएम हॉस्पिटल। आर्यमन आईसीयू में था, मशीनों के बीच घिरा हुआ, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, हाथ में आईवी। बाहर रीमा और आदित्य बैठे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब तक आर्यमन की हालत स्टेबल नहीं होती तब तक ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर जितनी देर ऑपरेशन में लगेगी उतनी ही उसे दिक्कत होती रहेगी। डॉक्टर उसका पूरा इलाज कर रहे थे। बार बार डॉक्टर का आना जाना लगा हुआ ही था और अचानक रीमा के साथ में पकड़ा फोन बजा। रीमा ने देखा, ये आर्यमन का फोन था, जो उसने अपने पास रखा था। फोन पर सिर्फ नयन लिखा हुआ देख रीमा ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, सर वो हमें पता चल गया। उसने इतना कहा ही था और सामने से आवाज आई, किसका पता चल गया? नयन ने एक औरत की आवाज सुनी तो तुरंत बात बदलते हुए बोला, कौन सा ब्रांड हमारी टक्कर में है अभी? पर आप कौन? और सर कहाँ है? रीमा ने गहरी सांस भरी और बोली, मैं रीमा बात कर रही हूँ। आर्यमन अभी ठीक नहीं है, बाद में बात कर लेना। उन्होंने ये बोलकर फोन रख दिया और कुछ सोचने लगी। और अनायास ही उनके दिमाग में कुछ आया। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और आदित्य की तरफ देखकर बोली, आदि, मुझे कुछ याद आ गया है। मैं बस 1 घंटे के लिए जा रही हूँ, प्लीज आर्यमन का ख्याल रखना। आदि ने असमंजस में उसे देखा और बोले, इस वक्त? कहाँ? रीमा ने बस आने का बोला और वहां से चली गई। आदित्य ने भी रुकने को नहीं कहा। वो बस ऐसे ही बैठे किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। खुराना हाउस में आर्यमन जब से यहाँ आकर गया था, कैलाश जी ना कमरे से बाहर निकलते थे ना कुछ करते थे। उनके नाम पर उन्हीं की कंपनी के 30% शेयर तो हो ही गए थे, पर फिर भी वो इतने शांत क्यों थे, ये जानना मुश्किल था। सिद्धि भी घर पर नहीं थी। उसे ऑफिस से कॉल आया था कि आज आर्यमन और अर्नव दोनों ऑफिस नहीं आए हैं तो उसे आना पड़ेगा। और घर पर इस वक्त सिर्फ रजनी जी थी कैलाश जी के साथ। वो अपने में ही थी, आराम से टीवी चल रहा था और वो सामने बैठी जूस पी रही थी जैसे दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। और इतने में घर की घंटी बजी। वो चिढ़ते हुए बोली, अहम, कौन है? परेशान करते रहते हैं। वो उठी और जाकर दरवाजा खोला तो सामने रीमा को देख हैरान रह गई। वो 2 कदम पीछे लेते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, आप यहाँ कैसे? और रीमा जो उसे जवाब दिए बिना सीधा अंदर चली आई और पूरे घर को अपनी नजरों से ही जैसे स्कैन करने लगी। वो हर जगह अपनी नजर घुमाते हुए बोली, मुझे मिस्टर खुराना से मिलना है। रजनी ने तुंथा में सिर हिलाया और कैलाश जी के कमरे का दरवाजा जाकर खटखटाते हुए बोली, सुनिए। अरे सुनते हो, मिसेज जिंदल आई है, आपसे बात करना चाहती है, बाहर आइए। और अंदर बैठे कैलाश जी ने जैसे ही मिसेज जिंदल सुना वो तुरंत उठकर बाहर आए। उन्होंने रजनी की तरफ देखा तो रजनी ने सामने देखने का इशारा किया। सामने सोफे पर रीमा एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठी थी।
कैलाश जी 2 पल चुपचाप उन्हें देखते रहे और फिर उनके सामने जाते हुए बोले, आप यहाँ? रीमा ने बिना किसी भाव के थोड़ा रूड होकर कहा, अपनी डील के अकॉर्डिंग आपका दूसरा चेक देने आई हूँ। कैलाश जी असमंजस में उन्हें देखने लगे और रीमा ने अपने पर्स से एक चेक निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए कहा, शर्त के मुताबिक शादी के दूसरे दिन आपको 10 करोड़ देने थे और बाकी के 10 करोड़ तब जब पनाह प्रेग्नेंट हो, यानी जब वो जिंदल खानदान के वारिस को जन्म देने के लिए तैयार हो। वो 2 पल रुकी और बोली, पनाह प्रेग्नेंट है, इसलिए ये चेक आपका हुआ और अब पनाह पर आपका कोई हक नहीं है। आपसे पनाह हमारी हुई। अगर अब आपने उसे आर्यमन से दूर करने की कोशिश की या उस पर अपना हक जताया तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं आप पर केस भी कर सकती हूँ, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। कैलाश जी हैरान थे, पनाह प्रेग्नेंट हैं, ये बात उन्हें पता ही नहीं थी। वो हैरानी से रीमा को देख रहे थे और रीमा ने कहा, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं ही गलत थी जो सोच रही थी कि आप अच्छे इंसान हैं। अरे जो इंसान अपनी बेटी का सौदा कर सकता है, वो भला अच्छा कैसे हो सकता है? खैर मैं बस ये चेक यहाँ देने आई थी और इतना बताने आई थी कि पनाह और आर्यमन से दूर रहिएगा, वरना मजबूरन मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। वो ये बोल चुपचाप वहां से चल दी पर 2 कदम आगे बढ़कर रुकी और वापस पीछे पलटकर बोली, और दूसरी बात, अगर अपनी बेटी की खुशी चाहते हो तो करा दो उसकी शादी अर्नव के साथ, क्योंकि पनाह तो उस घर से ना आज निकलेगी ना कल। अगर सिद्धि का भला चाहते हो तो आ जाना रिश्ता लेकर। वो ये बोल वहां से चली गई और उनके जाते ही रजनी ने एकदम से वो चेक उठाकर देखा। 10 करोड़ का चेक था। रजनी जी की आंखें खुशी से चमक उठी, वो एकदम खुश होते हुए बोली, 10 करोड़ भी मिल गए और सिद्धि का रिश्ता भी, वाह कमाल हो गया। वो अपने में ही उस चेक को देख खुश हो रही थी और कैलाश जी न जाने क्या सोच रहे थे। वो जितने शांत थे उतने ही उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे और भी कुछ बहुत बड़ा हुआ है, जिनसे वो अब भी अनजान हैं। यहाँ जिंदल विला में पनाह काफी देर कमरे में उस डायरी को लिए रोती रही और फिर उठकर अपने आंसू पोंछे खुद को शांत किया। वो कमरे से बाहर चली आई। सोचा अर्नव से थोड़ी देर बात करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, पर अर्नव उसे कहीं दिखा ही नहीं। जब मेघा से पूछा तो उसने बताया कि अर्नव अपने कमरे में है। पनाह भी उसी तरफ चल दी। वो कमरे में आई तो देखा अर्नव बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। पनाह ने कुछ देर इंतजार करना ठीक समझा। वो ऐसे ही इधर उधर देख रही थी। वैसे तो वो अर्नव के कमरे में पहले भी आ चुकी थी, पर कभी ध्यान नहीं दिया। और आज अचानक उसकी नजर एक फोटो पर गई। सारे फोटोज के बीच वो तस्वीर लगी हुई थी, एक कपल की। पनाह उन्हें ध्यान से देखने लगी और तभी पीछे से आवाज आई, मेरे मॉम डैड है। पनाह ने एकदम से पीछे पलट कर देखा। अचानक आवाज आने से वो डर ही गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली तो अर्नव हंस दिया। और पनाह ने वापस उस तस्वीर को देखते हुए हैरानी से कहा, आपके मॉम डैड? मतलब? अर्नव ने अपनी जेब में हाथ डाल लिए और उस तस्वीर को देखते हुए बोला, हाँ मेरे मॉम डैड। 10 साल का था मैं जब एक एक्सीडेंट में इन्हें खो दिया, और उसके जाने से अपने चाचा चाची को ही मॉम डैड माना और उन्होंने भी हमेशा एक बेटे का प्यार दिया। उद्धरण चिन्ह। अर्नव चुप हो गया तो पनाह हैरानी से बोली, इसका मतलब आर्यमन के माँ पापा? वो बोलते बोलते रुक गई तो अर्नव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वो मेरे सगे माँ पापा नहीं हैं, पर उनसे कम भी नहीं हैं। वो मुस्कुरा दिया और पनाह बस उसे एकटक देखने लगी। अर्नव के बारे में ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, शायद घर वालों को पता थी बस। पनाह को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, और वो वैसे ही बोली, आपको बुरा नहीं लगता? जब माँ आपको। वो रुक गई। आगे कुछ बोलना उसे सही नहीं लगा, पर अर्नव समझ गया और वो वैसे ही बोला, माँ बहुत प्यार करती है मुझसे, पर जब बात भाई की आती है तो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाती है वो, और कुछ भी नहीं। बाकी डैड का मैं बोल सकता हूँ, वो हमेशा भाई और मेरे बीच मेरी साइड लेते हैं। वो और हंस दिया तो पनाह भी बस मुस्कुरा दी और बोली, दी को पता है इस बारे में? अर्नव ने पनाह की तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, सिद्धि को मेरे बारे में वो पता है जो मुझे भी नहीं पता। बहुत प्यार करती है वो मुझसे, पर मैंने उसके भरोसे को ही तोड़ दिया। वो उदास हो गया तो पनाह मुस्कुरा कर बोली, आप फिक्र मत कीजिए, दी और आप जल्द ही साथ होंगे, ये वादा है आपकी भाभी का। वो जरा शरारत में बोली तो अर्नव ने भी हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी भाभी माँ, इंतजार रहेगा उस दिन का। पनाह हंस दी तो अर्नव बस उसे चुपचाप देखने लगा। पनाह ने उसे सवालिया लहजे में पूछा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं अर्नव भाई? और अर्नव वैसे ही बोला, देख रहा हूँ। दिल में दर्द लेकर भी कोई इतना खुश कैसे दिख सकता है? उसकी बात सुनते ही पनाह के चेहरे की वो स्माइल चली गई और चेहरे पर उदासी फिर दिखने लगी। और अर्नव उसे ऐसे देखकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए, भाई एकदम ठीक हो जाएंगे। आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। फिलहाल आपको अपना पूरा ख्याल रखना है, वरना भाई घर आए और आपको ऐसे कमजोर देखा तो मेरी बैंक बच जानी है। पनाह ने बस हाँ में फिर हिला दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। और अर्नव एकदम से बोला,
आज तो नहीं, पर कल भाई से मिलने चले। पनाह एकदम से उसकी तरफ पलटी और बोली, हम जा सकते हैं? अर्नव मुस्कुराया और बस हाँ में सिर हिला दिया। क्या चल रहा है कैलाश जी के दिमाग? ईशा, ये कौन है? प्री कैप। हाँ बिल्कुल, उनसे कहिएगा ईशा वापस आ रही हैं, उनकी जिंदगी में भी और इंडिया भी, और उनके पास एक और मौका है अपने प्यार का इजहार करने का। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि ईशा उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आखिर इतना प्यार जो करते हैं दोनों एक दूसरे से। दिल्ली एसएम हॉस्पिटल। शाम हो चुकी थी और आर्यमन होश में नहीं था। रीमा भी हॉस्पिटल वापस आ चुकी थी। एक उम्मीद थी, पर वो उम्मीद कैसे पूरी होगी कुछ पता नहीं था। और इतने में ही डॉक्टर मेहरा उनके पास आते हुए बोले, एक अच्छी खबर है। रीमा और आदित्य दोनों खड़े हो गए तो डॉक्टर मेहरा ने खुश होते हुए कहा, आर्यमन की कंडीशन स्टेबल है, अब उसे सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। आई थिंक हम उसका ऑपरेशन कल कर सकते हैं। जैसे ही दोनों ने ये सुना, एकदम से चेहरे पर मुस्कान तैर गई। रीमा ने अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाते हुए धीरे से कहा, आपका लाख लाख शुक्र है भगवान। और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोले, आपका भी शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ये फर्ज था हमारा। मैं खुद खुश हूँ कि आर्यमन ठीक है। अभी तो उसे पता चला है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और अभी ही। बट कोई नहीं, वो बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कल ही ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा है। मैं देख लेता हूँ सब। वो जाने गले की रीमा ने उन्हें रोकते हुए कहा, डॉक्टर, क्या हम आर्यमन से मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने 2 पल रुककर कहा, वो होश में नहीं है। अभी उसका होश में रहना उसे और दिक्कत देगा, इसलिए अगर आप बस उसे देखना चाहती है तो देख सकती है। रीमा ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और वार्ड के अंदर चली गई। और आदित्य ने अर्नव को फोन लगाया। 2 रिंग बाद ही अर्नव ने फोन उठा लिया तो आदित्य ने कहा, अर्नव, आर्यमन की हालत अब ठीक है, डॉक्टर ने कल ऑपरेशन का बोला है। पनाह से कहना ज्यादा फिक्र ना करें, ठीक है? अर्नव खुश होते हुए बोला, थैंक गॉड। भाभी बेचारी सुबह से परेशान है, मैं उन्हें बता देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने हाँ बोला और फोन रखने को हुए कि अर्नव ने जल्दी से कहा, डैड, मैं पूछ रहा था कि कल भाभी को भाई से मिलवाने ले आऊं। उनका बहुत दिल कर रहा है भाई से मिलने का। आदित्य 2 पल रुके और बोले, पर कल तो ऑपरेशन है और डॉक्टर ने कहा है कि आर्यमन का अभी होश में रहना ठीक भी नहीं है। तुम उसे कल लाओगे तो वो मिल नहीं पाएगी। एक काम करो, परसों ले आना। अर्नव ने ओके कहा और फोन रख दिया। जिंदल विला में अर्नव ने फोन रखा और पनाह की तरफ देखा। दोनों साथ में ही खड़े थे जब आदित्य का फोन आया, और आदित्य की बात पनाह ने भी सुनी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और राहत की सांस ली। दिल पर पत्थर सा भार लग रहा था, पर अब कुछ राहत आई थी। उसे ऐसे देख अर्नव मुस्कुरा कर बोला, अब तो आराम कीजिए भाई, ठीक है, और कल तो ऑपरेशन हो ही जाएगा। एंड आई मस यू, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ओके। पनाह ने बस हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। कमरे में आते ही उसने फिर से वो डायरी उठा ली और बस उसे गले लगाकर बैठ गई। आर्यमन के इस कमरे में उसकी कोई पीक नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर जब से दाग बने थे उसने फोटो खिंचवाए ही नहीं थे, और पहले के सारे उसके पहले वाले कमरे में थे। पनाह इधर उधर देखते हुए खड़ी हुई और सीधा वार्डरोब में चली गई। उसमें आर्यमन के कपड़े थे। पनाह बस उसे गले लगा लेना चाहती थी, पर वो यहाँ था ही नहीं, तो उसने आर्यमन की एक शर्ट निकालकर अपने कपड़ों के ऊपर ही उसे पहन ली और बस खुद को गले लगाए खड़ी हो गई। आंखों से आंसू की बूंदें उस शर्ट पर गिर रही थी और पनाह महसूस कर रही थी जैसे उसने आर्यमन को ही गले लगा रखा है, और बंद आंखों में धीर से वो बुदबुदाई, वो सर्द हवा का झोंका दिल पर वार करे, अकेले में मुझे आकर यूं परेशान करे, चून देकर छिन ले फिर वापस प्यार करे, इतने लफ्ज नहीं जितना तुझसे प्यार करे। वो बैठे बैठे वहीं क्लोजेट में ही सो गई। अगले दिन जब आंख खुली तो पनाह जल्दी से उठकर बाहर आए, देखा तो अर्नव रेडी था। वो उसके पास आते हुए बोली, अर्नव भाई, आप कहीं जा रहे हो? अर्नव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी, वो आज ऑपरेशन है ना भाई का, तो बस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अभी आपको लेकर नहीं जा सकता, बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सारी खबर देता रहूंगा। ओके। पनाह ने बस हाँ में सिर हिला दिया और अर्नव वहां से चला गया, और पनाह अपना ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से वहाँ काम करने लगी, ताकि ध्यान उस तरफ न जाए, पर यह मुश्किल होता जा रहा था। जैसे तैसे उसने पूरा दिन गुजार दिया और शाम को अर्नव का जब फोन आया तो पनाह ने एक रिंग के अंदर ही फोन उठा लिया और फोन उठाते ही बोली, कैसे हैं आर्यमन? होश आ गया उन्हें। वो ठीक है ना? पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। पनाह को डर सा लगा। वो थोड़ा जोर से बोली, अर्नव भाई, बोलिए ना, आर्यमन ठीक है ना? ऑपरेशन हो गया ना? आप बोल क्यों नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। अब पनाह लगभग रोने लगी थी। पता नहीं क्यों, पर इन दिनों अपने आंसू रोक पाना मुश्किल हुए जा रहा था। वो रोते हुए धीरे से बोली, मेरी जान निकल जाएगी ऐसे। बता दीजिए ना, कैसे हैं वो?
जिंदा है या नहीं। पनाह की सिसकियां सामने तक जा रही थी और एक बेहद धीमी आवाज आई, ठीक हूँ। जैसे ही पनाह ने ये आवाज सुनी, आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आंखों में आंसू थे और वो हड़बड़ा कर बोली, आर्यमन, आप ठीक हैं? सामने से बस हम की आवाज आई और दूसरे ही पल अर्नव की आवाज आई, मम्मी, पापा और डॉक्टर से छुप के आप दोनों पति पत्नी की विश पूरी की है मैंने। अब बाकी सारी बात बाद में, टाटा। और उसने फोन रख दिया और पनाह बस फोन को देखने लगी। अब जाकर करार आया था। ये 2 दिन कैसे बीते थे बिना आर्यमन की आवाज सुने सिर्फ वही जानती थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और अपने आंसू पोंछे। चेहरे पर अब स्माइल थी और वो धीरे से बुदबुदाई, इतनी मोहब्बत हो जाएगी पता नहीं था कि बस एक आवाज के लिए इतनी बेबसी महसूस होगी। वो सोफा से सिर टिकाए बैठ गई थी और इतने में हॉल में रखा फोन बजा। पनाह ने जाकर उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो, आर्यमन जिंदल से बात हो सकती है? पनाह ने बेहद अदब के साथ जवाब दिया, वो अभी आपकी बात नहीं हो पाएगी उनसे, आपको कोई काम था। और वो लड़की सामने से खुश होते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, उनसे कहिएगा ईशा वापस आ रही है, उनकी जिंदगी में भी और इंडिया भी। और उनके पास एक और मौका है अपने प्यार का इजहार करने का। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि ईशा उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आखिर इतना प्यार जो करते हैं दोनों एक दूसरे से। उसकी बातें सुनकर पनाह के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो हैरानी से बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? तो उस लड़की ने वैसे ही कहा, अरे मैंने जो बोला आप बस वो बता दीजिएगा आर्यमन को, वो समझ जाएंगे मैं कौन हूँ। वैसे भी उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होगी जब वो ईशा के बारे में सुनेंगे। न जाने कितने बालों का इंतजार खत्म होगा उनका। मैं बेहद खुश हूँ उनके लिए। आप प्लीज मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा। पर वो तो, पनाह कुछ बोलती उससे पहले ही उस लड़की ने फोन रख दिया और पनाह हैरान सी बस फोन को देख रही थी। वो धीरे से बोली, ईशा, ये कौन है? दूसरी तरफ एम हॉस्पिटल। अर्नव आर्यमन के पास उसके वार्ड में बैठा था। ऑपरेशन सुबह ही हो चुका था और आर्यमन को अब जाकर होश आया था। अर्नव उसे बता रहा था कि पनाह की क्या हालत है, सब कितनी फिक्र कर रहे हैं उसकी, सब कुछ, और आर्यमन बस चुपचाप सुन रहा था। आर्यमन ने ही अर्नव को पनाह को कॉल करने को कहा था, बट डॉक्टर ने उसे बात करने से मना किया था, इसलिए बात नहीं हो पाई थी। उसके हाथ में पट्टियां बंधी थी और दूसरे हाथ में ईवी लगी हुई थी। काफी देर अर्नव बैठा उससे बातें करता रहा। बातें क्या करता रहा, वो खुद ही सब बोल रहा था और आर्यमन बस सुन रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आए और अर्नव को बाहर भेज दिया। उन्होंने आर्यमन का चेकअप फिर से किया, उसके सारे टेस्ट किए और लेबोरेटरी में भेज दिए। वो देख सकते थे, हमेशा आर्यमन जब उठता था तो चेहरे पर कोई स्माइल नहीं होती थी। इनफैक्ट वो उठकर बोलता था, इस बार भी बच गया। पर इस बार वो खुश था। और उसे ऐसे देख डॉक्टर ने उसके हाथ में इंजेक्शन देते हुए कहा, तो घर जाना है। आर्यमन उन्हें देख मुस्कुराया और बोला, आप जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर हंस दिए और बोले, बस ये रिपोर्ट्स आ जाए फिर देखते हैं तुम घर जा सकते हो या नहीं। बाकी पनाह पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ख्याल रख लेगी तुम्हारा घर पर भी, पर तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। उन्होंने उसे घूरा और फिर वापस हंस दिए और उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसके चेहरे पर वापस ऑक्सीजन मास्क लगाकर बाहर जाने लगे और जाते जाते बोल गए, खुश हो जाओ, लगभग ठीक ही हो। आर्यमन ने कुछ नहीं कहा और डॉक्टर वहां से चले गए। आर्यमन को भी उस इंजेक्शन की वजह से नींद आ गई। और लगभग 2 घंटे बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने रीमा और आदित्य को बुला लिया। वो दोनों उनके कैबिन में आए तो डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यमन काफी हद तक ठीक है। इनफैक्ट कल शाम तक आप उसे घर ले जा सकते हैं। बस प्रॉपर बेड रेस्ट, थोड़ी एक्सरसाइज और पूरा ख्याल। रीमा ने हाँ में सिर हिला दिया, पर आदित्य डॉक्टर को देखते हुए बोले, अगर सब ठीक है तो आप परेशान क्यों लग रहे हैं डॉक्टर? आर्यमन सच में ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर ने सिर उठाकर आदित्य को देखा और अपनी पीठ से सिर से लगाकर बैठते हुए बोले, देखिए मिस्टर जिंदल, मुझे आर्यमन का केस समझ नहीं आ रहा। करीब 5 साल से मैं उसके केस को देख रहा हूँ, पर अब जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। उसका शरीर बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है और उसके शरीर में पल पल होते बदलाव उसके लिए खतरा है। अब जैसे कि 2 दिन पहले जब मैंने चेक किया था वो ठीक था। 2 दिन में ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे मर ही जाएगा। और अब 2 दिन बाद वो वापस ठीक हो गया है। ये उसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आदित्य और रीमा दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो डॉक्टर ने कहा, खैर देखते हैं क्या असर होता है अब आर्यमन के शरीर पर। मेडिसिन मैंने बदल दी है और नया रूटीन चार्ट भी रेडी कर दिया है। ओके। आदित्य और रीमा ने एक बार फिर से बस हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर आ गए। समझ नहीं आ रहा था खुश हो या परेशान हो, पर फिलहाल आर्यमन ठीक था और घर जा सकता था, ये भी एक अच्छी बात ही थी उनके लिए। तो कौन है ईशा, क्यों आ रही है वो आर्यमन की जिंदगी में वापस? और क्या आर्यमन हो गया है ठीक?
या अब भी बाकी है कुछ? इतने बेशर्म है आप। प्रीकैप। एक अजीब सी जलन हो रही है। तुम्हें छूना है पर हसरत बस हसरत ही रह गई। पनाह उसकी बात सुन मुस्कुराई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, पर मैं तो छू सकती हूँ। दिल्ली जिंदल विला, सुबह का वक्त। पनाह फटाफट रेडी हो गई थी और आज बेहद टाइम बाद उसने साड़ी पहनी थी, गहरे लाल रंग की। बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और हाथों में कुछ कुछ लाल चुड़िया। वो खुश थी क्योंकि आर्यमन से मिलने जो जा रही थी। पनाह रेडी होकर नीचे आई तो देखा अर्नब नाश्ता कर रहा था। उसने पनाह को भी आकर नाश्ता करने को कहा। वैसे तो पनाह को फिलहाल बस आर्यमन से मिलना था, पर प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था। और फिर अगर वहां आर्यमन या किसी ने पूछा लिया तो अर्नब बता भी देगा। इसलिए पनाह जल्दी से बैठ गई और थोड़ा बहुत कुछ खाकर ही उठते हुए बोली, अर्नब भाई जल्दी कीजिए ना, कितनी देर हो गई। उसकी बात सुन अर्नब हंसा और उठते हुए बोला, भाभी आप तो पागल ही हो जाओगे, बिना देखे ऐसा हाल है आपका, देखोगी तब क्या करोगी? पर पनाह उससे आगे तेज कदमों से चलते हुए भी बोली, बीन देखे बेकरारी बढ़ती है और देखकर धड़कने, दोनों चीजें कम करने का बस एक ही तरीका है, जाकर उन्हें कस के गले लगाना है। अब आप चलिए भी। अर्नब हंस दिया। दोनों आकर गाड़ी में बैठे और अर्नब पनाह को लेकर वहां से चला गया। यहाँ एसएम हॉस्पिटल में आर्यमन अपने बेड पर बैठा था। उसके हाथ में अभी भी आई वी लगी हुई थी और रीमा उसे सूप पिला रही थी। आदित्य वही सोफे पर बैठे दोनों को देख रहे थे। आर्यमन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसका ध्यान सूप पर कम और दरवाजे पर ज्यादा था। और ये चीज रीमा और आदित्य दोनों नोटिस कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और आदित्य एकदम से बोले, बिल्ली का बच्चा। आर्यमन ने उसी पल में उनकी तरफ देखकर तुरंत कहा, कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगा तो रीमा और आदित्य एक साथ हंस दिए। आर्यन ने दोनों को देखा तो आदित्य हंसते हुए बोले, मजाक था। आर्यमन ने उन्हें ओपते हुए देखा और बोला, हंसी नहीं आई। और उसकी बात सुन रीमा और आदित्य और ज्यादा हंसने लगे। आर्यमन ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया और इतने में दरवाजा खुला। रीमा एकदम से बोली, लो आ गई तुम्हारी बीवी। पर आर्यमन ने देखा ही नहीं, वो बिना उनकी तरफ देखे ही बोला, आपको लगता है आप बार बार मुझे बेवकूफ बनाएंगे और मैं हर बार बेवकूफ बन भी जाऊंगा? रीमा ने अपना ही सिर पीट लिया और बोली, अरे देखो तो सही, लाल साड़ी पहनी है पनाह ने, कितनी प्यारी लग रही है, जैसे कोई परी हो। तुम्हारी उन मॉडल्स को भी टक्कर दे रही है आज तुम्हारी बीवी। आर्यमन ने फिर भी वैसे ही चेहरा दूसरी तरफ रखे हुए ही कहा, बोला ना मैंने, नहीं देखना मुझे। उसके चेहरे पर नाराजगी देखी जा सकती थी और धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, एक बार देखेंगे भी नहीं। आर्यमन ने जैसे ही ये आवाज सुनी, झट से उस तरफ देखा। सामने सच में पनाह खड़ी थी और जैसा कि रीमा ने कहा, वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर पनाह को तो आर्यमन वैसे ही दिल को सुकून देने वाला नजारा लगता था। दोनों की नजर एक दूसरे पर टिक ही गई थी और उन दोनों को ऐसे देख आदित्य ने अपना गला खंगालते हुए कहा, रीमा जी, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। पनाह यही है तो इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी हमें, है ना? रीमा भी मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाते हुए दोनों वहां से निकल गए। उन्होंने अर्नव की तरफ देखा और अर्नव को भी साथ चलने का इशारा कर दिया। वो भी उनके साथ बाहर चला गया और अब कमरे में सिर्फ पनाह और आर्यमन थे। पनाह आर्यमन के पैरों की तरफ सामने खड़ी थी। कुछ पल वो वही देखती रही और फिर आर्यमन की तरफ चली आई। आर्यमन के एक हाथ में तो पट्टियां बंधी थी और दूसरे हाथ में आईवी थी। पनाह ने आकर धीरे से उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके बुदबुदाई, बंद आंखों में तेरा ख्वाब आता है, आंखें खोलूं तो तेरा लिए प्यार आता है, जो तेरा दीदार हो जाए एक बार तो सारा दिन आराम आता है। और उसकी बात सुन आर्यमन ने धीरे से सिर उठाकर कहा, फिर शुरू हो गई। पनाह हंस दी। उसने आर्यमन के चेहरे को हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और बोली, कैसे हैं आप? आर्यमन मुस्कुराया और अपना हाथ दिखाते हुए बोला, ऐसा हूँ, ये उतर जाएगी फिर ठीक हो जाऊंगा। पनाह ने उसके हाथ को देखा और फिर वही चेयर पर बैठने को हुई कि आर्यमन ने कहा, वहां नहीं। पनाह ने उसकी तरफ देखा तो वो थोड़ा सा पीछे हुआ और अपने पास ही बेड पर जगह करते हुए बोला, यहाँ आओ। पनाह मुस्कुरा दी। उसने अपनी जूती नीचे उतारी और आर्यमन के पास उसके बेड पर ही लेट गई और चेहरा आर्यमन की तरफ था। दोनों की नजरें एक बार फिर से एक दूसरे पर टिक गई थी। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। आर्यमन अपने हाथों का इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर सकता था और पनाह ये अच्छे से जानती थी। आर्यमन उसे ऐसे ही देखता रहा और फिर बोला, एक अजीब सी जलन हो रही है। तुम्हें छूना है पर हसरत बस हसरत ही रह गई। पनाह उसकी बात सुन मुस्कुराए और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, पर मैं तो छू सकती हूँ। उसने धीरे से आर्यमन के गाल पर अपने होंठ रख दिए, फिर दूसरे गाल पर, दोनों पलकों पर, और फिर उसने आर्यमन को देखा। वो अब भी उसे ही देख रहा था। पनाह ने धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रखे और तुरंत उससे दूर हो गई। आर्यमन ने उबते हुए उसे देखा और बोला,
इसलिए बच्ची कहता हूँ मैं तुम्हें, मेरी तड़प का छोटा सा हिस्सा भी ना शांत हो इससे। उसने मुंह बना लिया और पनाह को उसकी बात सुन शर्म आ गई। वो एकदम से उठने को हुई कि आर्यमन ने अपने आईवी लगे हाथ को ही उसकी कमर पर रखते हुए उसे वापस लेटा दिया। पनाह एकदम से उसके ऊपर झुक गई। दोनों का चेहरा बेहद करीब था। आर्यमन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मिस किया मुझे? पनाह ने धीरे से बस हाँ में सिर हिला दिया और उसके कंधे पर सिर रख कर लेते हुए बोली, कल की फिक्र आज का ख्वाब हो तुम, तुम्हें क्या पता कितने खास हो तुम। पनाह ने जैसे ही ये कहा आर्यमन एकदम से बोला, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? पनाह के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, वो मेरी डायरी थी जो कुछ टाइम पहले खो गई थी। मुझे पता नहीं था कि वो खोई नहीं थी, बल्कि किसी ने चुरा ली थी। आर्यमन सकपका गया। उसने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है, मैंने बस लेकर रखी थी जब तुम चली गई थी तब, और वैसे भी किसी की मर्जी के बिना उसकी डायरी पढ़ना गलत है। पनाह ने उसे आंखें छोटी करके देखते हुए कहा, अच्छा, और किसी से पूछे बिना उसकी डायरी में अपना हाल दिल लिखना सही है? आर्यमन ने उबते हुए उसे देखा और बोला, सुनो, वो कोई हाल दिल नहीं है, बस शायरी है और कुछ नहीं। पनाह ने प्यार से उसे देखा, जानती थी आर्यमन कभी मुंह से कबूल करेगा ही नहीं। वो उसके बेड से उठते हुए बोली, हम ठीक हैं। वो उठकर चेयर पर बैठ गई तो आर्यमन बोला, क्या हुआ? पनाह ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, हॉस्पिटल है, कमरा नहीं है हमारा। आर्यमन ने उसे घूरा और बोला, पैसे दिए हैं इस कमरे के, तो फिलहाल मेरा ही कमरा है, यहाँ मैं और मेरी बीवी कुछ भी करे कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसने बच्चों की तरह कहा तो पनाह उसके बेड पर अपनी कोहनी और फिर उसी हाथ पर अपनी ठुड्डी रखते हुए बोली, अच्छा, इतने बेशर्म हो आप, शर्म नहीं आएगी? उसकी बात सुन आर्यमन की आंखों में एक शरारत दौड़ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस मेरे बेड पर सोने की बात कर रहा था। और इस बार पनाह की बारी थी। वो एकदम सकपका गई तो आर्यमन उसे ऐसे देख और चिढ़ाते हुए बोला, वाह पनाह, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना डर्टी माइंड है तुम्हारा, गंदी बात। पनाह ने उसे घूरा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, सा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गई और आर्यमन मुस्कुरा दिया। पनाह को हल्का सा परेशान करके भी उसकी ये 3 दिनों की सारी तकलीफें जैसे एक ही पल में कम ही लग रही थी। दोनों ऐसे ही बैठे थे और वार्ड का दरवाजा खुला। दोनों ने उस तरफ देखा तो अर्नब अपनी आंखों पर हाथ रखे अंदर आते हुए बोला, सॉरी कपल, आपको परेशान कर रहा हूं, पर भाई का फोन देने आया था, कोई बार बार कॉल कर रहा है। आर्यमन ने उसे ऐसे देख घूरते हुए कहा, नौटंकी बंद कर। अर्नब ने धीरे से अपनी आंखों से हाथ हटाए और देखा तो पनाह तो बैठी थी बस। अर्नब मुस्कुराया और तुरंत उसके पास आकर फोन देते हुए बोला, मैं बस फोन देने आया था, ये कोई जया बार बार कॉल कर रही है। और वो तुरंत फोन लेकर चला गया। आर्यमन ने उबते हुए फोन को देखा और बोला, इस लड़की का क्या करूं मैं? बिना मतलब की बातें करती है ये, पता नहीं इतना टाइम कहाँ से लाती है वेस्ट करने के लिए। पनाह ने उसका फोन देखा और बोली, कौन है जया? आर्यमन ने ना में सिर हिलाते हुए वैसे ही कहा, दोस्त है मेरी, पर दुश्मन से कम नहीं है, स्टूपिड। उसकी बात सुन पनाह 2 पल चुप रही और फिर बोली, और ईशा कौन है? जैसे ही आर्यमन ने ये नाम सुना पनाह के चेहरे की तरफ देखा। वो 2 पल देखता रहा और वैसे ही बोला, दोस्त थी, क्या हुआ? पनाह ने अब एक गहरी सांस ली और बोली, कल एक लड़की का फोन आया था, वो बोल रही थी कि ईशा वापस आ रही है और अब आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हो, अब वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। पनाह ये बोल चुपचाप हो गई और बस खामोशी से आर्यमन को देखने लगी। आर्यमन ने उबते हुए कहा, जिया ही होगी, उसे ही आती है ये बातें, बेवकूफ है ये, ईशा तो लंदन में है, वहाँ डॉक्टर है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने बोला है। पनाह हल्का सा मुस्कुराए और बोली, हो सकता है, मैंने सोचा आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। वो हंस दी और आर्यमन बस उसे देखता रहा। वो 2 पल रुका और बोला, झूठ नहीं बोलूंगा, गर्लफ्रेंड ही थी, पर अब मेरे जिंदगी में दूर दूर तक नहीं है वो। पनाह ने जैसे ही ये सुना, चेहरे के भाव बदल गए, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, बहुत देर हो गई है, और डॉक्टर अंकल ने कहा है कि आपको ज्यादा बात नहीं करनी है। अब मैं भी बाहर जाती हूँ और आप आराम कीजिए। वो अपनी जगह से उठी और आर्यमन को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर जैसे ही जाने को पलटी कि आर्यमन बोला, पनाह। पनाह के कदम वहीं रुक गए, पर वो पलटी नहीं और आर्यमन वैसे ही बोला, परेशान मत होना, मेरी जिंदगी में मैंने जो एक जगह संभाल कर रखी थी वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। पनाह के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर वो फिर भी बिना पलटे हुए ही बोली, इतनी भी कमजोर नहीं है मेरी मोहब्बत, और जज से बाहर भाग गई। आर्यमन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। यहाँ दूसरी तरफ एक लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी और बात करते हुए बोल रही थी, ऐसा नहीं है ईशा,
जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, भूल जाओ सब ओके। और सामने से एक लड़की की आवाज आई, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती, ना वो भूला होगा, मैं सब जानती हूँ। यहाँ एक कमरे में, पूरे कमरे का थीम वाइट था और एक लड़की बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था क्योंकि आगे बाल आ रहे थे और वो उस नोवेल की ही एक लाइन दोहराने लगी, इश्क और मुश्क जुदा नहीं, दोनों महकते हैं, दोनों महकाते हैं, दोनों फना हो जाते हैं। क्या तूफान लाएगी आर्यमन की जिंदगी में? ईशा नाम का तूफान कौन है? जिया क्या चाहती है? हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।